गुड इवनिंग बच्चों। चलिए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोटॉन्स। ठीक है, किसी भी सरफेस पे अगर हमारा लाइट इंसिडेंट होता है तो हम जैसा कि बताएं लाइट जो है कि इन द फॉर्म ऑफ फोटोन क्या होता है, ट्रैवल करता है। और ये फोटोन अगर किसी सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो क्या करते हैं, उस सरफेस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने आपको कल फार्मूला डिराइव करके बताया था कि किस तरह से कितना फोर्स एक्ट होगा किसी सरफेस के ऊपर अगर हमारा लाइट सरफेस से कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। और अगर हमारा जो है कि सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो उस केस में हमारा जो फोर्स हो जाता था वो 2 टाइम्स ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस पे जो फोर्स एक्ट होता था उसका 2 टाइम्स हो जाता था। क्योंकि जब रिफ्लेक्ट होता है लाइट तो उस समय मोमेंटम हमारा 2 टाइम्स ऑफ एम भी हो जाता है। अगर किसी बॉल को रीबाउंस होता है, भी वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है और भी से ही रीबाउंस हो जाता है तो उसमें जो मोमेंटम चेंज हो जाता है वो हमारा 2 mb का होता था। तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग के लिए हमारा फोर्स होगा 2 टाइम्स ऑफ जो फोर्स एक्सर्टिंग होगा कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस से। तो हमने लाइट के इंटेंसिटी के फॉर्म में आपको बताया था कि क्या हमारा फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, चलिए तो इसी बेस पे हम लोग जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए ये है कि एक हमारा जो है कि सरफेस है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, एक प्लेट जैसा है, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। ठीक है, इसका मास हमारा जो है कि m है और इसको एक स्ट्रिंग से वर्टिकल प्लेन में क्या कर दिया गया है, हैंग कर दिया गया है, लटका दिया गया। और इसके ऊपर जो है कि हमारा क्या हो रहा है, इस तरह से लाइट इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है इस प्लेट के ऊपर। और जो लाइट एनर्जी इस प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उसका जो पावर है वो है W। मतलब कि यहाँ पे W जूल एनर्जी इस प्लेट के ऊपर पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। इस प्लेट का जो मास है वो कितना है, m है। तो क्या होगा कि ये जो लाइट इंसिडेंट होगा तो इस प्लेट के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। तो उस फोर्स की वजह से प्लेट क्या होगा, स्लाइटली यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये इस तरह से प्लेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा प्लेट जो है कि इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसके ऊपर लाइट हमारा इस तरह से हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट होते रहेगा, जिसका पावर कितना होगा, W होगा। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम में एंगल थीटा कितना होगा। ठीक है, ये थीटा हमको बताना है। तो देखो इस थीटा को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका अगर हम प्लेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका जो वेट होगा ये तो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा mg। और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होगा, एक टेंशन डेवलप हो जाएगा हमारा T, ये हो गया टेंशन। और यहाँ पे इस लाइट की वजह से इस प्लेट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा F। क्योंकि लाइट हमारा क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करेगा। अब देखो ये फोर्स होगा कितना, तो फोर्स इज इक्वल टू हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कितना पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है वही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि कितना इस प्लेट के ऊपर मोमेंटम हमारा इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम जो है इंसिडेंट होने के लिए हमारा सबसे पहले तो एनर्जी, तो एनर्जी जो इसके ऊपर प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है 1 सेकेंड में वो है W। ठीक है, तो एनर्जी डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या हो जाता था हमारा मोमेंटम। तो W/c, ये W/c मतलब W यहाँ पे टोटल एनर्जी इंसिडेंट है इस प्लेट के ऊपर और c हमारा स्पीड ऑफ लाइट। तो मतलब ये हो गया कि एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ये हो गया मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इंसिडेंट ऑन दिस प्लेट। ठीक है, तो ये जो W है 1 सेकेंड में एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो ये मोमेंटम है 1 सेकेंड पे इस प्लेट के ऊपर जो इंसिडेंट हो रहा है वो मोमेंटम है 1 सेकेंड में। तो जो मोमेंटम हो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है वो इस प्लेट से क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है कंप्लीटली। तो एब्जॉर्ब हो गया तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जा रहा है, 0। तो जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो फाइनल 0 है।
और इनिशियल कितना है, W/c है। तो यहां से यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में मोमेंटम चेंज, तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा। तो इतना फोर्स हमारा प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है, एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स आ गया। अब हमको थीटा पूछा है, तो देखो इसी टेंशन को अगर हम रिजोल्व कर ले तो ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो इधर से एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। तो इस टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा, और इधर से कंपोनेंट आ जाएगा हमारा t sin थीटा। ठीक है, तो ये वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेगा यहाँ पे टेंशन का t cos थीटा इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, mg। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल को हमारा क्या करेगा, यहाँ पे t sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये f हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो t sin थीटा बाई t cos थीटा, ये हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा f डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा mg, वेट, ये हो जाएगा mg। अब देखो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स का वैल्यू कितना है, W/c, तो हो जाएगा W/mg इंटू सी, या थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा W डिवाइडेड बाई mg इंटू सी। तो इतने एंगल से हमारा क्या होगा, प्लेट ए डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, इतने एंगल से हमारा जो है कि स्टिंग डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप इसको लिख लो। अब इसी में देखो एक पार्ट और था हमारे क्वेश्चन का, एक पार्ट ये है कि इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर इस प्लेट को स्लाइटली डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि ये प्लेट हमारा SHM परफॉर्म करेगा, एंगुलर SHM। उस एंगुलर SHM का टाइम पीरियड क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM performed by the plate if plate slightly deflected from its equilibrium position and released। ठीक है, तो उस केस में आपको बताना है कि कितना इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे निकालते हैं। पहले तो हम टेंशन निकाल लेते हैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो टेंशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, तो ये देखो हो जाएगा, ये हमारा टी स्क्वायर और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, और ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा mg इसका स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से जो को हमारा t जो आ जाएगा, तो t का वैल्यू आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा m का स्क्वायर g का स्क्वायर प्लस f का वैल्यू हमारा w बाई क्या है, c है, तो w बाई c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना होता है कि पेंडुलम सिंपल पेंडुलम की तरह ऑस्किलेट करेगा, तो हमको क्या चाहिए, जी इफेक्टिव चाहिए। तो हम इसी टेंशन इक्विलिब्रियम में जो स्ट्रिंग में टेंशन है, उसी टेंशन को अगर हम प्लेट के मास से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको देखो मास से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ऑफ ये हमारा आ जाएगा w डिवाइडेड बाई m इंटू सी इसका स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इस स्ट्रिंग का जो लेंथ दिया हुआ है इफेक्टिव वो है हमारा l। तो जो टाइम पीरियड आ जाता है यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये हमारा
L डिवाइडेड बाई G इफेक्टिव आता है। ठीक है, तो यहाँ से T डैश इज इक्वल टू हमारा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाएगा L डिवाइडेड बाई ये हमारा G इफेक्टिव हो गया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ये G स्क्वायर प्लस W डिवाइडेड बाई M इंटू सी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम देखिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग फोटोन का कर सकते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। चलिए, अगला हमारा पॉइंट ये है कि एक हमारा जो है यहाँ पे हेमी स्फेरिकल सरफेस है, इस तरह से हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर है। ठीक है, ऐसा इसके सेंटर पे क्या है कि एक पॉइंट लाइट सोर्स रख दिया गया है, ये हमारा लाइट सोर्स है। ये लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स, और यहाँ पे जो रेडियस है, ये रेडियस हमारा जो है हेमीस्फीयर का ये आर है। ठीक है, और ये जो सरफेस है हेमीस्फीयर का परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। तो क्या होगा कि लाइट हमारा इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा और रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको ये बताना है कि इस हेमीस्फेरिकल सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो ये हमको बताना है कि इस हेमीस्फेरिकल सरफेस के ऊपर कितना हमारा जो है फोर्स एक्सर्ट होगा ड्यू टू द इंसिडेंट लाइट। तो इसको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन देखो हमारा ये है कि फाइंड फोर्स exerted by the light incident on spherical surface। ठीक है, if the surface is perfectly reflecting, सरफेस हमारा कैसा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो इस केस में कितना फोर्स एक्ट होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये लाइट सोर्स है हमारा, पॉइंट लाइट सोर्स है। तो यहाँ से हम क्या मानते हैं कि एक हमारा छोटा सा एरिया है, इसके ऊपर सरफेस, तो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा इस तरह से, और यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो फोटोन इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड हमारा फोर्स होगा। ठीक है, ये फोर्स हमारा क्या होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में।
तो अब ये फोर्स होगा कितना, तो यहाँ पे फोर्स अगर हम लिखें, मान लो कि इसका एरिया हमारा क्या है, डी ए है, ठीक है, ये डी ए एरिया है इतने एलिमेंट का, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है डी एफ, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, रेडिएंट प्रेशर इनटू ये हमारा एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू क्या होता है, एरिया। और मैंने आपको पिछले क्लास में देखो बताया था कि रेडिएंट प्रेशर क्या होता है, ठीक है, रेडिएंट प्रेशर अगर हमारा लाइट परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये था हमारा कितना, 2 टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई सी, ये हमारा था रेडिएंट पावर, ठीक है। तो ये आई क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इस सरफेस के ऊपर, तो इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था कि ये आई इज इक्वल टू ये पावर है, तो पावर इस लाइट सोर्स का हम लोग मान लेते हैं कितना है, W है, ठीक है, तो ये हमारे सोर्स का पावर है। ठीक है, तो देखो इस तरह से जो है कि हम इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू पी रेडिएशन इंटू डी ए, या इसी को हम डी एफ इज इक्वल टू ये हमारा 2I बाई सी इंटू डी ए। अब ये I क्या होगा, तो इस सोर्स का जो पावर है वो W है, तो देखो ये जो पॉइंट सोर्स है ये हमारा हर डायरेक्शन में क्या करेगा, पावर को रेडिएट करेगा। तो अगर हम ऐसे इसको पूरा हेमीस्फीयर बना देते, तो पूरा हेमीस्फीयर बना देते तो रेडियस क्या R होता, और हर एक मोमेंट पे क्या होगा कि इस स्फेरिकल सरफेस से जो एनर्जी क्रॉस करेगा वो कितना करेगा, W पर सेकेंड। तो जो हमारा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा W डिवाइडेड बाई इसका पूरा सरफेस एरिया, ये हो जाएगा हमारा 4 पाई ये R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गया इस पॉइंट के ऊपर। ये हमने आपको पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी R डिस्टेंस जो बताया था पिछली क्लास में, वो आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल R रेडियस का जो स्फेरिकल सरफेस है उससे जो पर सेकेंड एनर्जी क्रॉस कर रही है वो कितनी है, W है। तो पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा होगा, तो W डिवाइडेड बाई इस स्फीयर का सरफेस, तो ये आ गया हमारा। अब ये हमारा इंटेंसिटी हो गया, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब उससे पहले हमारा ये है कि ये तो हमारा फोर्स आ गया। अब अगर हम सिमेट्रिकली यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐसे ले लेंगे, ये वाला एंगल मान लो कि थीटा है अगर, तो एक सिमेट्रिकली हम यहाँ पे एलिमेंट और ले लिए एकदम ऐसे ही बिल्कुल, तो यहाँ पे भी जो फोर्स एक्ट होगा ऐसे ही हमारा डी एफ होगा, और ये वाला भी एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये थीटा हमारा है, तो ये कंपोनेंट हमारा आ जाएगा वर्टिकल डी एफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा हमारा डी एफ क्या, साइन थीटा, ठीक है। और वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा इधर और एक इधर, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा हमारा डी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा हमारा डी एफ क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेज है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये तो कैंसिल कर जाएंगे। अब ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे जो है वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ये आ गया डी एफ कॉस थीटा, या इसी फोर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ये हमारा डी एफ कॉस थीटा है, तो इसी में हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रेडिएंट प्रेशर इनटू क्या आ जाएगा, ये डी ए कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा डी एफ कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया फोर्स का ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सबका वैल्यू रख दो अगर,
तो ये वैल्यू रखो अगर हम, तो यहाँ रखते हैं, ये हो जाएगा 2i/c, और ये हमारा है dA, तो ये आ जाएगा इधर से dA cos थीटा। ठीक है, तो i का भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो i का वैल्यू W/4 आए, तो ये जाएगा हमारा 2/c, और ये हो जाएगा W/4 कैपिटल R² इंटू क्या कर देंगे इसको हम, dA cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा। तो यहां से देखो एक चीज तो कैंसिल हो गया, ये वाला, तो ये आ जाएगा हमारा W/क्या 2 ये R² इंटू C हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा dA cos थीटा, ये हमारा हो गया dF cos थीटा का वैल्यू। ठीक है, और एक इधर है वर्टिकली, यहाँ पे भी वर्टिकली, मतलब इस स्फेरिकल सरफेस पे जो फोर्स हमारा नेट एक्ट होगा वो किधर एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, तो देखो ये जो dA cos थीटा है ये बेसिकली है क्या, तो ये dA cos थीटा हमारा देखो एरिया जो होता है, एरिया वेक्टर हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर हमारा इधर ही है, ये dA है, और ये एरिया वेक्टर हमारा वर्टिकल से अगर एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो इस एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा वो भी इस डायरेक्शन में कितना आएगा, dA cos थीटा। तो इसका मतलब कि ये जो एरिया वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन हमको लेना है यहाँ पे, इधर इस डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्शन जो आएगा वो ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन जो है, ये वाला प्रोजेक्शन ये वाला ऐसे आएगा। तो ऐसे ही जितने भी यहाँ पे कर्व सरफेस है सबका प्रोजेक्शन ये वाला यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्शन आने लगेगा। तो इस पूरे कर्व सरफेस का अगर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे तो देखो ये वाला जो हमारा फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ये जो हमारा फ्लैट सरफेस है हेमीस्फीयर का, इस पूरे कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन ये वाला सर्कुलर जो हमारा सरफेस है वो आ जाएगा। अब मतलब इस कर्व सरफेस पे हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है, तो इसी फोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये हमारा जो है कि एक छोटे से एरिया पे हमने फोर्स निकाला है, तो इंटीग्रल ऑफ ए हमारा क्या होना चाहिए, dF cos थीटा, या इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा W/2πr² इंटू C, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेट किए तो ये नेट फोर्स आ गया हमारा स्क्वायर के ऊपर, ये हो गया W/2πr² इंटू C, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन मतलब कि इस एरिया का प्रोजेक्शन हमारा यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये सभी जो है कि हमारा ये कवर करके ये वाला प्रोजेक्शन आ जाएगा। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा पाई इंटू क्या R²। ठीक है, तो ये πr² और πr² हो जाएगा इधर से कैंसिल, तो यहाँ से फोर्स जो आ जाएगा ये W/ क्या आ जाएगा हमारा 2C। तो यही हमारा इस कर्व सरफेस पे फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये हो गया हमारा फोर्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो तो ऐसे ही हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
चलिए अगला जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक हमारा क्या है, यहाँ पे आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, ये आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर है हमारा, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, लाइट हमारा इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, ठीक है, और ये जो वेवलेंथ लैम्डा है दिस इज लेस देन लैम्डा नॉट, ठीक है, लैम्डा नॉट मैंने आपको क्या बताया था, कट ऑफ वेवलेंथ, या इसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या है, छोटा है, और ये हमारा जो स्फीयर है कंडक्टिंग, ये हमारा फोटो सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ है, मतलब इसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इससे इजेक्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये स्फीयर हमारा कैसा है, आइसोलेटेड है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि इस स्फीयर से कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे बिफोर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन स्टॉप, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from the sphere before emission stop, ठीक है, if sphere is isolated, स्फीयर हमारा कैसा है, आइसोलेटेड है। चलिए तो इसको ट्राई करिए तुम। देखिए ट्राई करिए इसको, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा कि ये हमारा जो स्फीयर है, ये स्फीयर हमारा आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड है तो इससे जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इमिट होंगे इस सरफेस से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट होंगे तो ये हमारा स्फीयर जो है पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इनिशियली क्या था, ये स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर हमारा न्यूट्रल था, अब इस पे जब हमारा लाइट इंसिडेंट होने लगा और ये फोटो सेंसिटिव है, तो इस केस में क्या होगा कि ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स अगर इससे इजेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन का लैक होने लगेगा इस स्फीयर के ऊपर, तो ये हमारा जो स्फीयर है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा। तो जब पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को फिर अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए दो फोर्सेस का काम करना है, यहाँ पे हमको अपोज करना पड़ेगा, दो फोर्सेस के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। एक तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा और एक हमारा फोर्स क्या होगा, वर्क फंक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब हमारा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया है, उस समय जो है कि इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो V हो गया है। तो उस केस में हमें कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करने के लिए, हमारा इजेक्शन रुक जाएगा। तो उस समय इजेक्शन जो रुकेगा तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन है, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बिकम इक्वल टू हमारा क्या, EV, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
तो ये पोटेंशियल स्फीयर का कितना हो गया हमारा v हो गया। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा E इंटू वी। तो इतना एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रॉन को देंगे एडिशनल तब क्या होगा, बाहर जाएगा। प्लस एक एडिशनल इसके पास और एनर्जी होना चाहिए वर्क फंक्शन के इक्वल 5। तो जब हमारा फोटोन की एनर्जी यहाँ पे E इंटू वी और ये क्या हो जाएगा 5, इसका जब सम हो जाएगा तब हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, जब तक हमारा फोटोन की एनर्जी इससे क्या होगी, बड़ी होगी, तब तक तो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इमिट होते रहेगा। लेकिन जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते रहेगा तो चार्ज इस स्फीयर पे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जब चार्ज बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये वाला टर्म बढ़ेगा। वर्क फंक्शन तो किसी गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो इसका सम है वो बढ़ते जा रहा है। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब ये वाला वैल्यू हमारा फोटोन के एनर्जी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फोटोन के एनर्जी के इक्वल हो जाएगा तो उसी समय हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर एमिशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ऐसा हमने मान लिया। तो ये हमारा जो फोटोन की एनर्जी होगी, तो फोटोन की एनर्जी होगी hc डिवाइडेड बाई क्या, लैम्डा। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा E इंटू वी। अब पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल जो स्फीयर पे होता है V इज इक्वल टू ये हमारा के क्यू डिवाइडेड बाई क्या, ये होता है R रेडियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा के का वैल्यू होता है 1/4πε0। ठीक है, और चार्ज का वैल्यू Q डिवाइडेड बाई R। ठीक है, ये हो गया। और ये फाई का वैल्यू हो जाएगा hc डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, ये हमारा थ्रेशोल्ड वेव में लैम्डा नॉट दिया है। तो अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, Q का जो वैल्यू है, ये Q का वैल्यू आ जाएगा, ये hc हम कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/λ माइनस ऑफ 1/λ नॉट। ठीक, और ये हमारा जो हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से जो Q का वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 4πε0 इंटू आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये E। तो इतना हमारा चार्ज क्या होगा, स्फीयर पे प्रोड्यूस हो जाएगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इतना चार्ज आ गया। तो अब हमसे पूछा है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज हमको पता हो गया है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई, या N इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, E कर देंगे। तो ये चार्ज हमारा Q हमको पता है, इसी को डिवाइड कर देते हैं किससे, E से। तो हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन आ जाएगा। तो ये N इज इक्वल टू आ जाएगा 4πε0 इंटू आर इंटू hc डिवाइडेड बाई E। पहले से था, एक और ही हो गया E स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1/λ माइनस ऑफ 1/λ नॉट। ये हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर बिफोर द एमिशन स्टॉप। ठीक है, चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, देखो ऐसे ही हमें अप्रोच करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, एक हमारा आ जाता है नेक्स्ट, मैटर वेव। नेक्स्ट है हमारा मैटर वेव, या इसी को हम लोग बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने क्या किया था, इस मैटर वेव को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो देखो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये बहुत जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि जब मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, तो ये वेव नेचर को बिहेव करते हैं। मतलब इनका जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ना जाके एक वेव के फॉर्म में क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं। बहुत अगर लाइट पार्टिकल होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हल्का पार्टिकल है, बहुत ही लाइट पार्टिकल है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वेव नेचर को शो करता है। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्ट्रेट पाथ पे नहीं चलता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होता है, वेव के फॉर्म में चलता है। तो जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब प्रोटॉन भी क्या होगा कि ये भी लाइट पार्टिकल ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है, बट प्रोटॉन भी मूव करता है, तो ये भी प्रोटॉन क्या होता है, वेव नेचर को शो करता है। ठीक है, वेव नेचर को शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि वेव नेचर को शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, वेव जो हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह से बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न भी देता है। अगर यंग्स डबल स्लिट में हम लाइट की जगह अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को पास कराएं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब भी क्या होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपका क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न भी शो करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब पैटर्न दिखाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे छोटे पार्टिकल्स हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो वेव की तरह से होता है, न कि पार्टिकल की तरह से। ठीक है, तो जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हमारा वेव की तरह से जाते हैं। और डी ब्रॉगली ने ये प्रपोज किया था जब ये पीएचडी कर रहे थे उस समय, कि जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे, वो कैसा वेव की तरह से चलते हैं और उनका वेवलेंथ भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने फार्मूला बनाया था। ठीक है, और उनके इस काम के लिए इनको क्या किया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास m है और इसका वेलोसिटी क्या है, v है, तो ये जो पार्टिकल है ये हमारा क्या होगा, इस तरह से वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट होता है। और इस पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा लैम्डा, इसी को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको दिया जाता है h/p से। h हमारा यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और p हमारा जो है इस पार्टिकल का क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ h, और p का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, mv। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये आप फार्मूला याद रख लीजिए कि अगर आपसे मैटर वेव के बारे में पूछा जाए कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका वेलोसिटी v है, तो उस पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा, इसी वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा लैम्डा इज इक्वल टू h/p, या इसी को हम h/m भी लिखते हैं। अब देखो इसी को हम लोग और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर मान लो हमें इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें पता है किसी पार्टिकल का, तो हम काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू क्या लिखते हैं, v²। अब अगर हम दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर देते हैं मास से, तो ये हो जाएगा m इंटू के, दिस इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा m² इंटू क्या, v²। अब 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mv का स्क्वायर मतलब p², मोमेंटम हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू के इंटू क्या, e, या यहाँ से p इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या,
2 टाइम्स ऑफ m इंटू के इंटू ई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोमेंटम। तो हमारा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू ये हमारा एक तो h डिवाइडेड बाई p, या इसी को हम लोग h डिवाइडेड बाई m भी, या इसी को हम लोग लिखेंगे h डिवाइडेड बाई p को हम काइनेटिक एनर्जी की, अगर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और मास दिया हो तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कभी कभी क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल दिया हो, ठीक है, अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है कि एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक्सेलरेट हो रहा है, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और एक चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया, यहाँ से रिलीज कर दिया है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, यहाँ से छोड़ दिया और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, पॉइंट ए से कहाँ चला गया, पॉइंट बी पे चला गया। तो क्या होगा कि इस केस में हमारा जो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल तो डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट हो गया वी ए माइनस वी बी, दिस इज इक्वल टू ए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, और चार्ज हमारा प्लस क्यू है, तो ये ए से बी जा रहा है, तो इससे पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हुआ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुआ चार्ज पार्टिकल का वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो चार्ज पार्टिकल जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ वही कन्वर्ट हो गया इस चार्ज पार्टिकल के किसके, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल का आ गया चार्ज q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं वी ए माइनस वी बी कितना है, v है, तो q इंटू वी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर v पोटेंशियल डिफरेंस से क्या है कि एक्सेलरेट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल का अगर मास m है, तो इस केस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा उसको हम लोग लिख देंगे h डिवाइडेड बाई क्या, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम चार्ज इनटू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, इतने सारे क्या है फॉर्म है डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी कोई छोटा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव करता है, तो पार्टिकल हमारा कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर पार्टिकल बिहेव करता है या शो करता है। तो उस वेव का हमें अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करना हुआ, उसी वेवलेंथ को हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर वेवलेंथ, ठीक है, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, m भी, मोमेंटम, और इतना सारा फॉर्मूला हो जाता है अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमें क्या दिया हो, मोमेंटम दिया हो। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम के फॉर्म में, या काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंटम के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, मोमेंटम को इस तरह से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये हमारा हो जाता है मैटर वेव। अब इसी पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास
ये फोटोसेंसिटिव क्या है, प्लेट है, ठीक है। और इस फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर ये लाइट हमारा क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ये लाइट इस तरह से हमारा इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, ये हमारा जो है दो वेवलेंथ के लाइट है, ठीक है। दो वेवलेंथ यहाँ पे है लाइट का, एक है हमारा λ1 और एक है वेवलेंथ हमारा λ2, ठीक है। तो यहाँ पे λ1 और λ2 क्या है, लाइट का वेवलेंथ है। इसमें जो है कि ये डायक्रोमेटिक लाइट्स है, मतलब दो वेवलेंथ इसमें क्या है, लाइट में मिक्स है। एक का वेवलेंथ λ1 है और एक है λ2। और यहाँ पे इस मेटल के लिए जो हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है λ0, ये λ0 ग्रेटर है हमारा λ1 और λ2 से। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों लाइट हमारे इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए इनके पास एनर्जी जो है सफिशिएंट होगा, ठीक है। ये दोनों हमारे जो लाइट वेव हैं, इस लाइट वेव के पास जो फोटॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी होगी इस मेटल के वर्क फंक्शन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे इस सरफेस से। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इजेक्ट होंगे यहाँ से सरफेस से, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पे मैक्सिमम है तो हमारा जो वेवलेंथ होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि जो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ मिनिमम आएगा, दो हमारा वेवलेंथ अगर मिनिमम जो आएगा, तो पहला जो वेवलेंथ है λ1, इसके करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है मिनिमम, उसको λ1 मिनिमम बोल देते हैं। और जो λ2 के करेस्पॉन्डिंग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा मिनिमम इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, उसका λ2 मिनिमम है। तो यहाँ पे हमें λ1 मिनिमम डिवाइडेड बाई λ2 मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। देखो λ1 वेवलेंथ का फोटोन है, ये फोटोन आएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हमने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो वेरिएबल होता है, 0 से लेके के मैक्स तक होता है। तो के मैक्सिमम मतलब ज्यादा एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो हमारा जो उसके करेस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो पहले जो लाइट मतलब λ1 वेवलेंथ के करेस्पॉन्डिंग जो हमारा वेवलेंथ है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का मिनिमम, वो λ1 मिनिमम है। और λ2 करेस्पॉन्डिंग के λ2 वेवलेंथ के करेस्पॉन्डिंग जो फोटोन है यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, उसके करेस्पॉन्डिंग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो λ2 है। तो इन दोनों का रेशियो क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो उसको कैसे निकाल पाओगे, तो उसको निकालने के लिए पहले तो हम E1 एनर्जी जो हमारा है, तो एनर्जी E1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ये हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम और हमारे मेटल का वर्क फंक्शन, ठीक है। इसी के मैक्सिमम को हम K1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से K काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम जो वैल्यू आ जाएगा E1 मतलब hc डिवाइडेड बाई λ1 माइनस ऑफ ये hc डिवाइडेड बाई λ0 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे लाइट का जो वेवलेंथ है λ2, इसके करेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो K2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा hc डिवाइडेड बाई λ2 माइनस ऑफ hc डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा λ0, ठीक है। अब देखो हमारा काइनेटिक एनर्जी तो हमको पता हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, तो इस इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के करेस्पॉन्डिंग जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वही मिनिमम होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने लैम्डा इज इक्वल टू अभी रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा h डिवाइडेड बाई क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f इंटू क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो λ1 हमारा जो मिनिमम आएगा
लैम्डा 1 मिनिमम इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पहले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो hc 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, ये लैम्डा 1 होगा, ये हो गया हमारा लैम्डा 1 मिनिमम। सिमिलरली हम सेकेंड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मीट होगा, जो हमारा लैम्डा 2 वेवलेंथ का फोटोन है, वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन से मीट करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है मिनिमम, उसको हम क्या लिखेंगे, h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये 2m इंटू hc, और ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा 2 माइनस ऑफ 1 बाई लैम्डा नॉट, ये आ गया। अब इन दोनों का हमको रेशियो ले लेना है, तो रेशियो लेने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दो, देखो यहां से कितना आ रहा है, तो ये लैम्डा 1 मिनिमम डिवाइडेड बाई ये हमारा लैम्डा 2 मिनिमम, ये इक्वल हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यहां से जो हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये 1 बाई ये लैम्डा नॉट, देखो ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा 2 माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई लैम्डा 1 माइनस ऑफ 1 बाई लैम्डा नॉट, ये वाला आ जाएगा। बाकी तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो अगर इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो फर्दर सिंप्लीफाई हो भी जाएगा। देखो कैसे, तो ये हमारा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा 2, तो ये जाएगा लैम्डा नॉट माइनस ऑफ लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट माइनस ऑफ लैम्डा 1, और यहाँ से क्या बचेगा, लैम्डा 2 और लैम्डा नॉट यहाँ से, तो ऊपर जाएगा लैम्डा नॉट कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 1 बाई लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा आ जाता है सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमारा ये है कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे दो पार्टिकल है हमारे पास, दो पार्टिकल, एक है हमारा अल्फा पार्टिकल, ठीक है, एक है हमारा अल्फा पार्टिकल और दूसरा हमारा है ड्यूट्रॉन, ठीक है, ड्यूट्रॉन, और ये दोनों पार्टिकल हमारे जो है यहाँ पॉइंट ए से मूव करके कहां तक जा रहे हैं, बी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो बी पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंच रहे हैं तो ये दोनों पार्टिकल क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे। तो यहाँ तक जब पार्टिकल के पास मोमेंटम हो जाएगा तो आपको बताना है कि इन दोनों पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, अगर हमारा मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा क्या है, लैम्डा अल्फा है, और ड्यूट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा डी है, व्हेन द बोथ पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे हमारा जो लैम्डा अल्फा
डिवाइडेड बाय लैम्डा डी, इनका रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन व्हेन द पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट बी, और दोनों पार्टिकल को हमने रिलीज किया है पॉइंट ए से, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट देखो कैसे करोगे। तो इसको कैलकुलेट करने का ये है कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा, सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हमारा हीलियम एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो हीलियम का हमारा क्या होता है, 2 एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर कितना होता है 4। मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। और ड्यूट्रॉन क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन एटम का आइसोटोप है, तो इसका मास नंबर 2 होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ड्यूट्रॉन में, उसी इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो ये ड्यूटेरियम से ड्यूट्रॉन बन गया, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा Q, और इसका मास कितना है, एक प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में और एक हमारा न्यूट्रॉन है, तो इसका मास हम 2m ले लेंगे, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और इसको हमने मान लिया m। और यहाँ पे क्या चार्ज होगा हमारा, ये तो ड्यूट्रॉन का हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे जो होगा, तो हीलियम में 2 हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया, तो इस पे डबल चार्ज आ जाएगा ड्यूट्रॉन का, तो 2q हो जाएगा। और इसका मास कितना हो जाएगा 4m, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 4 हमारे क्यों आ गए न्यूक्लियन, तो ये 4m आ गया। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब आते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लिखते हैं। तो काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, क्या लिखेंगे, डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां से देखो काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगा हमारा अल्फा पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ये है हमारा 2q, और पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा Va माइनस क्या Vb, और हमारा ड्यूट्रॉन के करिस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी आएगा ड्यूट्रॉन का जब वो बी पे पहुंचेगा, तो इसका Q इंटू Va माइनस Vb ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, या इसी को आप चाहो तो ये लिख दो, ये 2 टाइम्स ऑफ Va माइनस Vb तो सेम ही है, तो ये आ जाएगा Q इंटू V, और इसको हम लिख देंगे Q इंटू सिंपली V, ठीक। तो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे लिखेंगे, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू ड्यूट्रॉन, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ मास, तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना है 2m, इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन हमारा Q इंटू क्या है V। सिमिलरली हमारा अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ h डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मास, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4m है, तो ये हो जाएगा 4m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू V। अब हमको रेशियो चाहिए, तो रेशियो हमारा चाहिए लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्डा डी। इसका मतलब कि इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, ये पहला इक्वेशन है और ये मान लेते हैं क्या है दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो दूसरे इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये h और h कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ m Q इंटू V।